नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन के 41 नागरिकों की मौत हुई है और 180 नागरिक घायल हुए हैं। बीते 2-3 दिनों में हुई तेज बारिश के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार बाढ़ आई हुई है। आंध्र प्रदेश में करीब 22 लोगों की मौत हो चुकी है और तेलंगाना में करीब 18 लोगों की मौत होने की खबर है। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने इलाकों में राहत कार्रवाई की काम करवा रहे हैं। आरएसएस द्वारा भारत में जातिगत जनगणना करवाने को लेकर मना करने के बाद ट्विटर पर लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे आरएसएस का कान पकड़वा कर जातिगत जनगणना करवाएंगे। वे पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की एकता बनाकर जातिगत जनगणना के सपने को पूरा करेंगे। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी लगातार बयानबाजी कर रही हैं। कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती ने भी ये बात कही है कि जिन लोगों ने बुलडोजर के साथ कार्रवाई की है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ आरोपी होने से कोई ये ऐसी कार्रवाई क्यों कर सकता है। गोरक्षा के नाम पर हरियाणा में लगातार आतंक फैलाया जा रहा है। फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा नाम के एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की गोरक्षकों ने पीछा करके हत्या कर दी है। इसके कुछ दिन पहले ही दादरी में भी एक इंसान की मौत हो गई थी, जिसको वहां के स्थानीय गोरक्षकों ने पीट पीट कर मारा था। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रेप के दोषी गुरमीत सिंह राम रहीम के जेलर रहे सुनील सांगवान को बीजेपी पार्टी ने अपने साथ ज्वाइन करवा लिया है और कहा जा रहा है कि दादरी से सुनील सांगवान बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सिरसा के गोकुल सेतिया को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करवाया है। उसके बाद लगातार विवाद हो रहा है क्योंकि गोकुल सेतिया लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ दोस्ती रखता है। तरन के बाद अब अमृतसर में भी किसानों और जिला प्रशासन का टकराव हो गया है। एनएचआई के लिए जिला प्रशासन किसानों की जमीन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन किसानों ने कहा कि वे जब तक जमीन पर कब्जा नहीं देंगे जब तक प्रशासन उनकी मांगों का निपटारा नहीं करता। श्री अकाल तख्त साहिब की चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें सुखबीर सिंह बादल समेत 17 पूर्व मंत्रियों को यह चिट्ठी लिखी गई है और उसमें कहा गया है कि मामला अभी विचाराधीन है, सुखबीर बादल कोई भी बयानबाजी ना करें। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर इंटरनेशनल खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो कि ट्विटर पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, उन्होंने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा है कि रूस की तरफ से आई एक मिसाइल के कारण 41 यूक्रेन के नागरिकों की मौत हो गई है और उसमें 180 यूक्रेन के नागरिक घायल हुए हैं। मैंने आपको पिछले कई दिनों पहले एक जानकारी दी थी जिसमें ड्रोन के हमले भी हुए थे। अब मिसाइल के हमलों पे बात आ गई है और जेलेंस्की ने कुछ एक सप्ताह के आसपास पहले दावा किया था कि जो यूक्रेन की सेनाएं हैं वो रूस में कई किलोमीटर तक अंदर घुस गई हैं। रूस ने भी बताया था कि उनको 2 चेक पोस्ट छोड़ने पड़े हैं, 2 शहर खाली करवाने पड़े हैं और उसके बाद ही रूस ने भी हमले यूक्रेन के ऊपर शुरू किए थे। पहला ड्रोन का हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया था जिसमें एक महिला घायल हुई थी और फिर रूस की तरफ से एक ड्रोन हमला किया गया जिसमें 5 लोग यूक्रेन के मारे गए थे और अब रूस ने एक और मिसाइल से हमला किया है जिसमें 41 लोगों की मौत होने की खबर है और 180 लोगों की मौत की घायल होने की भी खबर आ रही है। तो मेरे को लग रहा है कि जो लगातार नेटो जिस हिसाब से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, जितना सपोर्ट करना चाहिए था उतना तो नहीं मिला खैर, और जिस हिसाब से रूस अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये अभी जो वॉर है वो रुकने वाला नहीं है। इसको लेकर इंटरनेशनली यूएन यूनाइटेड नेशंस में बात होनी चाहिए और जिस हिसाब से इजराइल गजा वाला कन्फ्लिक्ट है, ऐसे ही रूस और यूक्रेन वाले कन्फ्लिक्ट के ऊपर भी सीरियस बात होनी चाहिए और दोनों जगह पे मुझे लगता है कि युद्ध विराम होने चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो भारत में आई बाढ़ को लेकर है। दक्षिण राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहां पर भारी बाढ़ आई है। 2-3 दिन लगातार बारिश होने के बाद ये बाढ़ आई है। मैंने पहले भी आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बारे में खूब बताया है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके कारण एकदम से तेज बारिशें आ रही हैं, फिर एकदम से फ्लैश फ्लड आ रही हैं और एकदम से गर्मी तेज पड़ रही है, एकदम से ठंड बहुत ज़्यादा तेज पड़ जा रही है। इनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन कहते हैं और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यही हो रहा है। आंध्र प्रदेश में करीब 20 लोगों के मौत की खबर है और वहाँ का जो विजयवाड़ा जिला है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है।
तेलंगाना में भी करीब 20 के आसपास ही मौत होने की खबर है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वो लगातार बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो भी लगातार बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। मैं मतलब एक और अपडेट देता हूं कि पंजाब का एक जिला है जगरांव, जगरांव में भी, जिला कह रहा हूँ सॉरी, एक शहर है जगरांव, वहां पर भी बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। वहां पे भी दिन में 4 घंटे बारिश हुई और जैसे ही बारिश हुई सारा शहर जलमग्न हो गया, सारा सीवेज ऊपर आ गया। और इसका कारण मैंने पहले ही बताया कि एकदम से बहुत तेज बारिश हो जा रही है और शहरों के जो सीवेज हैं वो सच में झेल ही नहीं पा रहे और वहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां हो जाती हैं। लुधियाना में भी बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। कुछ दिन पहले मैंने रोपड़ की खबर बताई थी, रोपड़ में भी कई गांव में और कई उसके बस्तियां थी, वहां पे भी बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। तो ये एक हिसाब से, और हरियाणा में यमुनानगर हो, अंबाला हो, ये भी प्रभावित रहे। तो एक हिसाब से मुझे लगता है कि जो फ्लैश फ्लड वाला मामला है कि एकदम से इतनी तेज बारिश हो जा रही है और जो शहरों के सीवेज हैं वो उसके इतने कैपेबल है ही नहीं कि एकदम से वो सारा पानी बाहर निकाल दें। तो एकदम से वो सीवर भी रुक जाते हैं, सीवेज रुक जाते हैं और फिर वो सारा पानी गलियों के रास्ते, सड़कों के रास्ते होके गुजरता है और वो 2-3 दिन लग जाते हैं उसको खाली होने में। 2-3 दिन तक बाढ़ जैसी स्थिति रहती है शहरों में और घरों में पानी घुस जाता है, फर्नीचर और जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे तो सब कुछ डूब ही जाता है। ये लगाओ तो फर्नीचर भी लोगों के खराब हो रहे हैं, घरों में भी सीलन आई है, खराब हुए, पपड़ियां जम रही हैं। तो ये एक स्थिति है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो सीवेज सिस्टम है शहरों का, उसके ऊपर ठीक से काम होना चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो जातिगत जनगणना से जुड़ी हुई है। नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस, जितने भी सोशलिस्ट धड़े हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, अखिलेश यादव हों, ये सब एक ही चीज़ के ऊपर अड़े हुए हैं कि भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि ये पता लग सके कि किस जाति के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी उसकी भागीदारी है, कितनी उसकी जनसंख्या है, ताकि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ न्याय हो सके और पॉलिसीज उस हिसाब से बनाई जा सकें। बिहार में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे, जो पिछली सरकार थी, उसमें कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना करवाई गई थी और उसमें जो आंकड़े आए थे वो हैरानीजनक थे। सेम डिमांड नेशनल पॉलिटिक्स के लिए की जा रही है, लेकिन बीजेपी लगातार जातिगत जनगणना से भागती है। कंगना रनौत का बयान था, चलो कंगना रनौत को आप नॉन सीएस मानो, लेकिन जो आरएसएस है उसका भी एक हिसाब से आधिकारिक स्टैंड है कि जातिगत जनगणना भारत में नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर के ऊपर अपनी टिप्पणी की है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि कान पकड़ के हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और पिछड़ों, दलितों और वंचितों की, आदिवासियों की एकता करके ऐसा काम करेंगे। और एक हिसाब से लालू प्रसाद यादव, हम सबको पता है कि सोशल जस्टिस के तो, सामाजिक न्याय के तो योद्धा माने जाते हैं, लेकिन जेल में रहे काफ़ी टाइम। और लालू प्रसाद यादव ही जो इंडिया अलायंस इतना अच्छा परफॉर्म किया उसके पीछे ब्रेन माना जा रहा था। लेकिन अब खुद बिहार में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और बिहार में चुनाव भी होने जा रहे हैं कुछ महीनों बाद बिहार में चुनाव हैं। अभी तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर निपटेगा, फिर महाराष्ट्र और झारखंड निपटेगा और फिर दिल्ली और बिहार निपटेंगे। तो ये 6 राज्यों के चुनाव इन 6 महीने के अंदर अंदर होने जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको उथल पुथल होती दिखेंगी। और उससे अगली खबर की बात करें तो अगली खबर महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता नीतीश राणे का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मुसलमानों को शरेआम धमका रहे हैं और आपत्तिजनक भाषा है उसमें। उसको लेकर बीजेपी के ही दूसरे नेताओं ने माफ़ी तो मांगी है, लेकिन मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। नीतीश राणे के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हेट स्पीच है कम गिनती के लोगों के खिलाफ, चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हों, बीजेपी के नेता लगातार करते रहते हैं। अब कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले सिखों के खिलाफ बोला था। तो मुझे लगता है कि ये जो एक हिसाब से इनका नेचर है, कम गिनती के लोग हो गए, जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके खिलाफ जो इनका हेटर्ड है, नफरत है, वो लगातार निकलती रहती है। इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए और पार्टी को भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग इनके उसमें घूम रहे हैं, पार्टी में घूम रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर बुलडोजर को लेकर है और बुलडोजर को लेकर मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी कि कोई भी राज्य सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कैसे कर सकती है, क्योंकि उसमें जो तो सिर्फ आरोपी होता है, जो एक हिसाब से जो आरोप है वो तो तय कोर्ट में होंगे और आरोप सिद्ध भी कोर्ट में होंगे, यानी कि जो दोषी है वो तो कोर्ट करार देगी, लेकिन उससे पहले ही जो प्रशासन है वो बुलडोजर लेके पहुंच जाता है और मुसलमानों के घरों को गिरा देता है।
तो जितने भी बुलडोजर कार्रवाइयां हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी थी। जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी उसी लाइन को आगे कंटिन्यू किया, और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती ने भी ये बात कही है कि सिर्फ मतलब आप जो ऐसी बुलडोजर की कार्रवाइयां कर रहे हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ किसी को आरोपी देखकर कैसे ये कार्रवाई कर सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो हरियाणा से आई, और हरियाणा में गोरक्षा के नाम पर लगातार आतंक फैलाया जा रहा है। आज की खबर बताता हूँ। एक शहर है फरीदाबाद, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, हरियाणा का। वहां पर एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का आर्यन मिश्रा, वो अपने पिताजी की गाड़ी से कहीं जा रहा था और उसके पीछे बाइक लगा ली गोरक्षा वालों ने, और उनको देखकर वो डर गया, वो भी भागने लग गया। और पीछे से जब वो 30 किलोमीटर तक गोरक्षकों ने उसका पीछा किया और उसको फिर गोली मार के पीछे से और मार दिया। जब उसको मारा तो पता चला वो खुद गोरक्षा मेंबर का ग्रुप का मेंबर था आर्यन मिश्रा। और 5 गोरक्षकों ने फिर उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की सोची, लेकिन पोल खुल चुकी थी, और अब 5 जो गोरक्षक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो आर्यन मिश्रा हैं, जिस लड़के की मौत हुई, नाबालिग था, उसके पिताजी का भी बयान आया है। उसने कहा है कि क्या नरेंद्र मोदी ने गोरक्षकों को किसी को भी मारने का लाइसेंस दे रखा है? तो बड़ा सवाल है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आतंक शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अब पिछले एक सप्ताह में ही बहुत सारी मौतों का, बहुत सारे हादसों का जिक्र हरियाणा से आया है। हरियाणा में एक शहर पड़ता है चरखी दादरी, जहाँ से विनेश फोगाट भी लड़की है। वहां पर कुछ गोरक्षकों ने मिलकर एक बंगाली मजदूर की हत्या कर दी। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कोई मांस बना के खाया होगा, नॉनवेज खाया था, उस नॉनवेज के ये बोला कि ये तो गाय का मांस खा रहा है, जबकि वो गाय का मांस था भी नहीं, और उस बंगाली मजदूर को पीट पीट के मार डाला। जो दूसरा उसके साथ था उसको अधमरा कर दिया। हालांकि उन 8 के 8 गोरक्षकों को बाद में दबाव पड़ा तो पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा है, लेकिन हम सबको पता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसे गूंस को, ऐसे गुंडों को बचा रही है, और इसको लेकर काफ़ी बात हो रही है। और मेवात के तो बहुत सारे मुसलमानों को सड़कों पे पीट पीट के मारा गया। अकबर खान हो, पहलू खान हो, ये सब ऐसे नाम हैं जिनको, जो गुड़गांव और फरीदाबाद के आसपास गोरक्षक हैं, उन्होंने पीट पीट के मारा था। इवन जो दो ऐसे मुसलमान भी थे जिनको गोरक्षकों ने, मोनू मानेसर का नाम जिसमें आया था, उन्होंने एक बलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया था। तो इतनी, एक हिसाब से इतना आतंक ये गोरक्षक फैला रहे हैं हरियाणा में, और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ये आतंकवाद ही है जो गोरक्षा के नाम पर हरियाणा में फैलाया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर है हरियाणा विधानसभा चुनाव से लेकर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक ऐसे आदमी को अपनी पार्टी में लेकर आई है जिसका संबंध गुरमीत सिंह राम रहीम से है। साध्वियों के रेप केस में बंद जेल में दोषी पाए गए थे, और वो जिस जेल में रहे उस जेल के जेलर सुनील सांगवान, उसको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है और उसको दादरी से चुनाव लड़वाएंगी। अब आपको लगेगा कि कोई किस अफसर था अगला उसको ज्वाइन करवा लिया, नहीं। जब गुरमीत सिंह राम रहीम जेल में थे तो उनकी मौज मस्ती करवाने में सुनील सांगवान का ठीक ठाक हाथ था। उनको कई बार फरलो देते थे, कई कई हफ्तों की फरलो उनकी एक्सेप्ट कर ली जाती थी, और लोग तो ये भी कहते हैं कि अंधेरी रात में गुरमीत सिंह राम रहीम को भी कई बार जेल से निकाला गया। तो इस वजह से बहुत सारी कहानियां हैं, और ये कहा जाता है कि सुनील सांगवान ने गुरमीत राम रहीम की अच्छी सेवा की थी, और गुरमीत राम रहीम ने ही सिफारिश लगा के बीजेपी को बोला है कि इसको एमएलए बनाओ। और अब दादरी से बीजेपी की टिकट मिलेगी, और जो जेलर सेवा कर रहा था गुरमीत, एक रेप के दोषी बाबा की, उसकी सेवा बीजेपी करेगी, तो वाह। लेकिन जो अगली ज्वाइनिंग है, कांग्रेस की जो ज्वाइनिंग है, उससे भी आप चौंक जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने सिरसा से गोकुल सेतिया को अपनी पार्टी में लिया है, और उस भूपेंद्र हुड्डा ने बोला है कि ये जिताऊ कैंडिडेट है, इसलिए हमने इसको लिया है। और गोकुल सेतिया कौन है? गोकुल सेतिया जिन गैंगस्टरों ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया है, उन्हीं की गैंग का आदमी है, उन्हीं का ही दोस्त है। गोकुल सेतिया गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है। उसको कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अपनी पार्टी में मिलाया है। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी कैसे सिद्धू मूसेवाला के न्याय की बात करेगी? पंजाब कांग्रेस तो बड़ी बातें करती है, और अब हरियाणा में इन्होंने जो उनकी गैंग के मेंबर हैं, सिद्धू मूसेवाला को मारने वाली गैंग के मेंबर, उनको पार्टी ज्वाइन करवा ली, उनको एमएलए का टिकट देंगे सिरसा से, और उनको जिता के भी लोग भेज देंगे, जिताऊ कैंडिडेट है, जिताऊ कैंडिडेट है जी, ऐसे ऐसे करके।
तो मुझे लगता है कि ये बहुत घटिया पॉलिटिक्स हो रही है और भूपेंद्र हुड्डा को शर्म आनी चाहिए, भूपेंद्र हुड्डा को ये नहीं करना चाहिए था। और इसको लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है कि गोकुल सेतिया को क्यों ज्वाइन करवाया गया है और काफ़ी इसको लेकर विवाद हो रहा है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर है हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है जबकि कांग्रेस 5 या 6 सीटों पे अलायंस करने के लिए तैयार है। और अगर ये अलायंस होता है तो उसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ पंजाबी इलाकों में ठीक ठाक मजबूत हरियाणा में हुई है। ऐसा इसको लेकर कई सारी थियरी भी हैं। थियरी क्या है? थियरी ये है कि जो वोटों का बंटवारा है वो कांग्रेस नहीं करना चाहती, और इसी का तर्क जो है राहुल गांधी उन्होंने दिया है। राहुल गांधी ने स्टेट लीडरशिप को कहा है कि आप अलायंस करिए। दूसरा तर्क ये है कि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 6 महीने के अंदर ही। वहां पर कांग्रेस पिछले 10 साल में एक भी सीट नहीं जीत पाई है, और अब की बार कांग्रेस अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी मिलकर तो उनको उम्मीद है कि 5-10 सीटें वो निकाल सकती है। तो दिल्ली की विधानसभा में एंट्री पाने के लिए तत्पर है जो सरकार है, जो आम आदमी पार्टी है और जो कांग्रेस है, दोनों अपना अपना फायदा देख रही हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में हरियाणा की विधानसभा में पहुंचना चाहती है और जो कांग्रेस पार्टी है वो दिल्ली की विधानसभा में पहुंचना चाहती है। इसलिए दोनों का अलायंस के लिए राहुल गांधी ने प्रपोजल स्टेट लीडरशिप को भेजा। अब भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर होगा और दीपक बाबरिया के ऊपर होगा कि वो अलायंस के लिए हाँ करते हैं या नहीं करते। अब अगली खबर की को आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर ये है कि जो हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी, उनको करनाल से टिकट लेने में दिक्कत आ रहे हैं। खट्टर ने उनका वहां से पत्ता काट दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने अपने जो लोकल वहां के पंजाबी उम्मीदवार हैं उनको उंगली लगा के कहा है कि आप चुनाव लड़िए। और अब नायब सिंह सैनी भी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। उनका कहा जा रहा है कि वो लाडवा शिफ्ट हो सकते हैं, और अगर नायब सिंह सैनी लाडवा शिफ्ट होते हैं तो नैरेटिव की ओर में कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। झटका क्यों लगेगा? झटका इस बात से लगेगा कि एक बार के लिए तो बीजेपी अपने आप को, अपने सीएम को ये पेश कर रही थी कि उनको कहीं से चुनाव लड़ा दो वो जीत जाएंगे, और अब उनके लिए सेफ सीट तलाशी जा रही है। और ये ना हो कि वो कुछ दिनों बाद जो चुनाव होंगे उसमें सेफ सीट से भी हार जाएं। याद करिए पंजाब का चुनाव, अमरिंदर सिंह 4.5 साल सीएम रहे और आखिरी के 3 महीने सीएम बनाया गया चरणजीत सिंह चन्नी को। सेम यहीं पे हुआ। 9.5 साल जो राज रहा वो मनोहर लाल खट्टर का हुआ। आखिरी के तो 3 महीने हैं वो नायब सिंह सैनी के को मिले, और नायब सिंह सैनी के साथ भी जो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हुआ था पंजाब में वैसा सलूक हो सकता है, ये मेरा अंदेशा है। और बहुत हद तक कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी अगर कहीं से चुनाव लड़े हार जाएं तो इसमें आपको हैरानी होनी नहीं चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो पंजाब से आई, और पंजाब के अमृतसर में भी अब किसानों और जिला प्रशासन का टकराव हुआ है। कल मैंने आपको तरन तारण का बताया था। एनएचआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने जमीन अधिग्रहण की है किसानों की। जम्मू कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे और अमृतसर से होकर जो गुजरेगा। अब अमृतसर के किसानों का भी यही कहना है कि जब तक उनके विवादों का निपटारा नहीं हो जाता तब तक वो जमीन का कब्जा नहीं देंगे। आज प्रशासन कब्जा लेने के लिए आया था, लेकिन किसान यूनियनों के झंडे लेके अपने खेतों में पहुंच गए, और वहां पर एनएचएआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं कब्जा नहीं लेने दिया गया। इसको लेकर नितिन गडकरी भी पहले कई बार बयान दे चुके हैं कि वो पंजाब में जो 3,000 करोड़ के हाईवे के प्रोजेक्ट हैं उनको वो रद्द कर देंगे अगर जमीनी अधिग्रहण नहीं हुआ। तो मतलब किसानों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है ये बताकर कि आप लोग अगर साथ नहीं देंगे तो हम आपके हाईवे प्रोजेक्ट्स को रद्द कर देंगे। मेरे को लगता है कि किसानों के जो समस्याएं हैं उनको आप सुन लीजिए, और जो जमीन कौन सा उन्होंने मना किया है ना देने के लिए, लेकिन जो आप औने पौने दामों में खरीदोगे, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो सवाल हैं उनको एड्रेस नहीं करोगे, तो फिर ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई आपको थाली में परोस के अपनी जमीन दे देगा। तो ये मेरे को लगता है ये बहुत ज़्यादा गलत है। जो अगली खबर है, अगली खबर श्री अकाल तख्त साहिब की चिट्ठी जो कि अब बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है उसके बारे में है। उसमें आप सबको पता है कि सुखबीर बादल समेत 17 पूर्व मंत्रियों को नोटिस भेजा था, और जत्थेदार साहिब ने आदेश दिया था कि अब अभी तक मामले विचाराधीन है, इसको लेकर बयानबाजी ना की जाए, बाहर सियासत ना की जाए। मामले कौन से हैं? मामले आप सबको पता है कि गुरमीत सिंह राम रहीम को माफ़ी दिलवाना। सुखबीर बादल ने गुरमीत सिंह राम रहीम को
माफ़ी दिलवाई थी, जबकि हम सबको पता है कि पंथ का कितना बड़ा दोषी गुरमीत सिंह राम रहीम है। दूसरी जो बड़ी इसमें नुक्ता था वो था बेअदबी मामलों को लेकर। बेअदबी मामलों को लेकर जो सिखों के जो मसले थे उनको निपटारा नहीं किया गया, और उसमें तीसरा मामला डीजीपी सुमेध सैनी की प्रमोशन, उसको डीजीपी लगाना, इसको लेकर भी काफ़ी विवाद रहे। तो एक हिसाब से डीजीपी सुमेध सैनी बेअदबी मामले वाले मामले हो गए, और जो तीसरा जो कहीं ना कहीं बड़ा मामला रहा वो गुरमीत राम रहीम को माफ़ी दिलवाने वाला रहा। और ये बताया गया कि एसजीपीसी के ऊपर प्रेशर भी डाला सुखबीर बादल ने अपने फेवर के लिए। तो ये सारे मामले हालांकि विचाराधीन है, अभी इसको लेकर बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं, और जो 31 अगस्त को बैठक हुई थी उसको लेकर भी बहुत सारी आशाएं जगी हैं। और इवन अमृतपाल सिंह के पिताजी तरसेम सिंह ने भी कहा है कि सरदार तरसेम सिंह का कहना है कि अभी उनको उम्मीद जगी है, वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से, सिख संगत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी अपनी वोटेड बनवाएं, और एसजीपीसी की चुनाव के ऊपर भी अमृतपाल सिंह के धड़े की अब नजरें हैं। तो कहीं ना कहीं, और सिख जो बंदी सिंह हैं उनकी रिहाई के लिए भी एक मूवमेंट उठ खड़े होने की उम्मीदें तरसेम सिंह दिखाई दे रहे हैं। और तरसेम सिंह ने कहा है कि कहीं ना कहीं अगर पंथ के जो नुमाइंदे हैं या फिर पंथ की जितनी भी संस्थाएं हैं, इवन जो जितने भी लीडर्स हैं, अगर वो एक साथ खड़े होंगे तो जो रिहाई है बंदी सिंहों की वो आसान हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो।